कॉग्निशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। अब इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है लैंग्वेज, और लैंग्वेज भी कॉग्निशन का पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम लैंग्वेज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लैंग्वेज को थॉट के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे हमने नेचर और नर्चर वर्सेस नर्चर की थ्योरी के बारे में बात की थी, और ये डिबेट है जो कब से चलती आ रही है कि नेचर इंपॉर्टेंट है या नर्चर, वैसे ही एक डिबेट और है साइकोलॉजी में जिसको लैंग्वेज वर्सेस थॉट बोलते हैं। मतलब लैंग्वेज की वजह से हमारे थॉट्स फॉर्म होते हैं या थॉट्स की वजह से हमारी लैंग्वेज बिल्ड होती है। ये भी एक डिबेट है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, और जिसका कोई एक मतलब प्रॉपर वो नहीं डिफाइन नहीं कर पाए हैं लोग, कि कोई भी अच्छे तरीके से प्रूफ नहीं दे पाए हैं कि लैंग्वेज की वजह से हमारे थॉट्स बनते हैं या हमारे थॉट्स की वजह से हमारी लैंग्वेज आगे बिल्डअप होती है बचपन से। तो यही चीज़ के बारे में अभी हम इसमें भी डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के टॉपिक में। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज क्या है। पहले तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम फॉर कंबाइनिंग सिंबल्स सच एज वर्ड्स। कुछ चीज़ें कंबाइन करके लैंग्वेज बनती है जिसके अंदर वर्ड्स आते हैं, और ग्रामर होती है। ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नाउन और प्रोनाउन। फिर लैंग्वेज बोलने का टोन होता है जिसको इंटोनेशन बोलते हैं। तो काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के अंदर काफ़ी सारे सिलेबल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज्वाइन करके एक लैंग्वेज बनती है, जो एक सिंबल होती है अपने अंदर के एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ होती है, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। लैंग्वेज अलाउ करती है लोगों को एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और ये तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनल मेंटल एक्टिविटी होती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप अपने लैंग्वेज के थ्रू किसी को बता सकते हो। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उससे। अब लेवल्स ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस, लैंग्वेज को इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, और उसको एनालाइज करेंगे कि लेवल्स के क्या क्या होते हैं। एक लैंग्वेज के अंदर लेवल्स होते हैं जो। तो सबसे पहले ग्रामर की बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लैंग्वेज में। और ग्रामर में यहाँ पे इन्होंने एक नाम लिखा हुआ है। अगर किसी भी टाइम साइकोलॉजी में लैंग्वेज की बात हो तो नॉम चॉम्स्की का नाम ज़रूर आता है उसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक फिलहाल यही माना जाता है कि चॉम्स्की ने जो चीज़ बताई है उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सूट करती है सब लोगों के ऊपर। और इन्होंने क्या बोला है कि जब भी बचपन में जैसे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर ना एक डिवाइस उनके ब्रेन में हाइपोथेटिकल डिवाइस होती है, एक्चुअली में नहीं होता, हाइपोथेटिकली कुछ ऐसा होता है जिसको ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं या एलएडी। वो क्या काम करता है, वो इनको बच्चों को लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में और उसको बाद में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये चीज़ जानवरों में नहीं होती, सिर्फ ह्यूमंस में होती है। तो चॉम्स्की का ये आइडिया बहुत ज़्यादा लोगों को अभी भी इन्फ्लुएंस करता है, एक्साइट करता है, क्योंकि ये इन्होंने जो चीज़ बोली है वो एक्चुअली में बहुत सोचने वाली चीज़ है। कि जैसे घर में छोटे बच्चे, किसी घर में न्यूबॉर्न बेबी हुआ है और उसी घर में वो न्यूबॉर्न पेट भी लेके आए हैं, समझ लो कोई अपने लिए पेट लेके आए हैं, छोटा न्यूबॉर्न बेबी। बड़ा होते होते बोलना सीख जाता है, लेकिन पेट भी तो बचपन से साथ में रह रहा है। वो पेट जब बड़ा होता है, कोई भी डॉग है या कैट है, वो जब बड़ा होता है वो क्यों नहीं साथ साथ बोलना सीखता। जिस तरह बेबी का ध्यान रखते हैं लोग, उसी तरह पेट्स का भी आजकल तो बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन इंसानों के अंदर क्योंकि एक डिवाइस है कह रहे हैं जो कि ऐसे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इसको प्रूफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ है जो उनके अंदर पहले से ही होती है, बचपन से ही, मतलब बाय बर्थ होती है, हेरिडिटरी होती है, जो सबको इंसानों को मिली हुई है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उन्होंने नाम दिया है। वो चीज़ है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, और ऐसी चीज़ें भी, ऐसे सेंटेंसेस भी बना पाते हैं जो हमने पहले ना सुने हो। तो ये जो थ्योरी है चॉम्स्की की, ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि इसको वो रिजेक्ट नहीं कर पाए। ये ज़रूर बोला है कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कुछ हो, ब्रेन में कुछ भी नहीं है, ये चीज़ तो प्रूफ कर दी है। पर ये चीज़ का अभी तक कोई वो नहीं मिला कि जब एनिमल्स भी अगर रहते हैं वहाँ पे ह्यूमंस के साथ, तो वो क्यों नहीं बोलना सीख जाते। उनके अंदर कुछ या तो मिसिंग है या कुछ तो ऐसा है जो हमारे अंदर है कि हम बोलना सीख जाते हैं, वो बोलना नहीं सीखते। हम लैंग्वेज के रूल सीख जाते हैं, वो नहीं सीख पाते। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से चॉम्स्की की थ्योरी अभी भी बहुत ज़्यादा जो है लैंग्वेज की जब भी बात हो डिस्कस करी जाती है। तो ये कहते हैं कि ह्यूमंस हैव इननेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और एलईडी।
while humans may learn the specific language। अब जैसे आप बोलोगे कि हम तो इमिटेट करके सीखते हैं या हम किसी को देख देख के सुन सुन के सीखते हैं, तो वो तो तरीका होता है कि हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख रहे हैं। जैसे अगर हमारे घर में हिंदी बोली जाती है तो हम सुन सुन के हिंदी बोलना सीख जाते हैं, इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश बोलना। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं उसमें, सेंटेंस कैसे बनाना है, किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है बोलते टाइम, इन टोन कैसी रखनी है, क्वेश्चन पूछते टाइम किस तरह की टोन होनी चाहिए, आंसर देते टाइम किस तरह की टोन होनी चाहिए। ये सब, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इमिटेशन से कम आपकी अपनी खुद की एबिलिटी से ज़्यादा आता है। तो लैंग्वेज कौन सी सीख रहे हो वो इमिटेशन से आ सकती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन आप ये ज़रूर सीख सकते हो कि इंग्लिश सीख रहे हो, स्पेनिश सीख रहे हो, तो लैंग्वेज हमारे घर में जो बोली जा रही है वो हम ऑब्जर्व करके इमिटेट करके ज़रूर सीख लेते हैं। एंड देन उसके बाद रीइंफोर्समेंट और शेपिंग की भी बात करी गई है। जैसे कि हमने बिहेवियरिज्म में पढ़ा था कि लर्निंग होती है हमारी, लर्निंग में हमें रीइंफोर्समेंट दी जाती है, तो कैसे अच्छे तरीके से बोलना है, कैसे सही वर्ड्स को यूज़ करना है, तो वो सब चीज़ें रीइंफोर्समेंट से, शेपिंग से हम ज़रूर सीख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम इसमें। सो ग्रामर, जो ग्रामर होती है लैंग्वेज की, वो चॉम्स्की कहते हैं कि समवट डिग्री वायर्ड इन होती है हमारे ब्रेन में। ग्रामर को कैच करना, ग्रामर को बोलना सीखना, ये हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि हम इसको बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। और ये ज़्यादातर छोटी एज में ही होता है, बड़े होते होते हमारा ये जो सिस्टम है ये वीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब बचपन में हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत इजीली हम सीख जाते हैं, और जब बड़े होकर कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। So the LAD listens to the language input of an infant's world and then begins to produce language sounds and eventually words। तो ये LAD डिवाइस में जब इनपुट जाता है वो सुनता है, अपने पेरेंट्स की बातें सुनता है, उनकी आवाज़ सुनता है, तो साउंड नोट करता है, वर्ड्स नोट करता है, सेंटेंसेस नोट करता है कैसे बनाने हैं, और वो सब चीज़ें फिर वो बच्चा सीखता जाता है। तो ग्रामर की जब हम बात करें तो ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ जो मेकिंग यूजिंग अ लैंग्वेज होते हैं, उसमें हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, उसमें हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम फोनीम्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रैग्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हमें किस तरीके से वर्ड्स एंड फ्रेजेस कंबाइन करने चाहिए कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बने। अगर आगे पीछे कर देते हैं तो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जॉन किडनैप्ड द बॉय। इसका मतलब जॉन ने किसी बॉय को किडनैप किया है। अब अगर इसमें हम द को इधर उधर कर दें, द इधर लगा दें, जॉन द किडनैप्ड बॉय, तो इसका मीनिंग टोटली बदल गया है कि जॉन जो किडनैप हुआ है। तो यही ग्रामेटिकल रूल कि कहाँ पे आपने कौन सा सेंटेंस आगे पीछे रखना है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आई सॉ अ बर्ड इन अ बिग ट्री। आपने पहले बोला आई सॉ अ बर्ड इन अ बिग ट्री, आपने एक बर्ड देखा एक बड़े ट्री पे। और अगर मैं आ को थोड़ा, बिग को थोड़ा इधर उधर कर दूं, आई सॉ अ बिग बर्ड इन अ ट्री, अब इसका मतलब बन गया मैंने एक बड़ा बर्ड देखा ट्री पे। तो बिग को पीछे ट्री के साथ लगाया तो ट्री बिग हो गया, बिग को बर्ड के साथ लगाया तो बर्ड बिग हो गया। तो ये चीज होती है सिंटैक्स, सही मीनिंग निकालने के लिए सही तरीके से कब कौन सा वर्ड लगाया जाए, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। फिर आते हैं मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स मतलब एक वर्ड के अंदर छोटे छोटे कितने दो टुकड़े जुड़े हुए हैं, जैसे हिंदी में हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे प्लेइंग में दो है, प्ले और बाय ING इंग। अनस्टॉपेबल में तीन है, अनस्टॉपेबल। तो ये मॉर्फीम्स होते हैं कि कितने वर्ड जुड़े हैं किसी एक वर्ड के अंदर या किसी एक सेंटेंस के अंदर। और कभी कभार मॉर्फीम्स का मीनिंग सेम निकलता है, चाहे आप उनको आगे पीछे भी कर दो। जैसे जॉनी हिट द बॉल, इसको चेंज कर दिया, द बॉल वॉज हिट बाय जॉनी। अब इसमें क्या हुआ, ये एक्टिव सेंटेंस था, जब बॉल को आगे कर दिया तो ये पैसिव हो गया, लेकिन मीनिंग सेम था। जॉनी ने बॉल को हिट किया, बॉल
जॉनी के द्वारा हिट की गई। तो मॉर्फीम्स में क्या होता है कि कभी कभार उनका मीनिंग सेम रहता है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके भी, लेकिन सिंटैक्स में ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। फिर आते हैं फोनीम्स। फोनीम्स मतलब हमें साउंड कैसा निकालना है किसी भी अल्फ़ाबेट का, और ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हमें नई लैंग्वेज सीखने में बड़ी प्रॉब्लम करती है। जैसे जो लोग न्यू इंग्लिश भी सीखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो सेम तरीके से यूज़ हो रही है लेकिन उसको प्रोनाउंस दूसरे तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है ए, अब कार में बोलेंगे तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? कार। डे में बोलेंगे तो इसको हम यूज़ करेंगे डे। तो आ का साउंड, ए का साउंड चेंज हो गया, दोनों जगह बीच में यूज़ हो रहा है, आगे पीछे दो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन दोनों ही जगह प्रोनाउंस करने में बिल्कुल ही अलग है। ऐसे ही जैसे कई बार आप सुनते हो नट बोला है, नट लिखा हुआ है, और एक जगह लिखा हुआ है पुट। तो यहाँ पे देखो नट में हमने यू का कैसे साउंड बोला, नट, अ जैसा। पुट में हमने ऊ जैसा, पुट। तो ये फोनीम्स हैं, और जब हम नई लैंग्वेज सीखते हैं तो यही हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि दूसरी लैंग्वेज में हम गलत तरीके से फोनीम्स यूज करते हैं। फिर आते हैं प्रैग्मेटिक्स के ऊपर। प्रैग्मेटिक एक तरह से आप कह लो स्किल होता है बात करने का। आप कितने अच्छे तरीके से किसी के साथ कन्वर्स कर लेते हो, बात कर लेते हो अपने जेस्चर्स को यूज करके, इशारों से और फेस के एक्सप्रेशन से और अपने वॉइस की टोन से, किस चीज़ पे एम्फेसाइज करके और किस चीज़ पे कम एम्फेसाइज करके। वो जो जैसे जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट को ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई जाती है कि न्यूज़ बोलते टाइम किस चीज़ पे जोर डालना है बोलने में और किस तरह के एक्सप्रेशंस बनाने हैं, वो प्रैग्मेटिक्स होते हैं। तो ये भी एक तरीका है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। आपकी वॉइस की लैंग्वेज की कमांड हो तो प्रैग्मेटिक्स के थ्रू होती है। इसमें आप कन्वर्सेशन करना, जेस्चर्स का यूज़ करना, अपने पॉइंट को कैसे एम्फेसाइज करना। तो एग्जाम्पल है, जैसे बच्चों से बात करते हो तो आपकी टोन कैसे बदल जाती है जब आप छोटे बच्चों से बात करते हो। आप अपने सीनियर से बात करते हो, बॉस से, तो आपकी कैसे टोन चेंज हो जाती है, फ्रेंड्स के साथ कैसे चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं इंटोनेशन। कई बार आप किस चीज़ पर ज़्यादा वो देते हो, जोर देते हो बोलते टाइम किसी चीज़ पर, और ये लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है। कभी कभार हम इंग्लिश में भी ऐसा करते हैं कि एज एन इंडियन हम इतने ज़्यादा अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोलते हैं। तो अगर बाहर का आप सुनो, उनकी इंटोनेशन में वो ज़्यादा जोर किसी और चीज़ पे देते हैं एक वर्ड पे, और हम किसी और तरीके से उस वर्ड को बोल रहे होते हैं, तो उसमें भी फ़र्क आता है। बेशक दोनों ही ठीक होता है, लेकिन किसी किसी लैंग्वेज में इंटोनेशन से मीनिंग भी बदल जाता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए जैसे जापानीज का। अमेरिकन और इंडियन में इंटोनेशन से मीनिंग नहीं बदलेगा। अगर हम इन्फेंट बोलेंगे या इनफेंट बोलेंगे तो मीनिंग इन्फेंट ही रहेगा, लेकिन जापानीज में मीनिंग ही बदल जाता है। यहाँ पे एक वर्ड है, इन्होंने बताया है जापानीज में, ये वर्ड है योशिको। ये कहते हैं कि जापानीज में इसको वो यो पे ज्यादा जोर देके बोलते हैं, योशिको ऐसे, क्योंकि इसका मीनिंग होता है वुमेन, चाइल्ड। लेकिन अगर हम गलती से इसकी इंटोनेशन चेंज करते हैं और शी पे ज्यादा जोर देते हैं, योशी को ऐसे बोलते हैं, तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा, हो जाएगा वुमेन हु यूरिनेट्स। तो इस तरीके से सारी लैंग्वेजेस में इंटोनेशन से मीनिंग ना चेंज हो ये नहीं होता है। कुछ कुछ लैंग्वेजेस में जैसे जापानीज है, इंटोनेशन से बिल्कुल मीनिंग भी बदल सकता है। तो बहुत सेंसिटिव होती है कुछ कुछ लैंग्वेज, जिसमें प्रैग्मेटिक्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो चार हमने पढ़े ग्रामर के रूल्स, सिंटैक्स, मॉर्फीम्स, फोनीम्स और प्रैग्मेटिक, इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे थे नॉर्म्स की, कि ये सब चीज़ें हम कैसे, क्योंकि हमें कोई स्पेशली आके ये नहीं बोलेगा कि आपने जब बोलना है तो उसमें इस वर्ड के ऊपर जोर लगा के बोलो। तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इमिटेशन से सीख जाते हैं, और बाकी हमारे अंदर एक इनेट स्किल होता है उस चीज़ को लर्न करने का। फिर आते हैं वो लैंग्वेज और थॉट वाली डिबेट पे, जो मैं पहले आपको बोल रही थी कि लैंग्वेज से थॉट बनता है कि थॉट से लैंग्वेज बनती है। ये दोनों की डिबेट में जो दो लोग हैं आपस में डिबेट कर रहे हैं वो ये हैं, जॉन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की। ये दोनों हैं जो आपस में डिबेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के व्यू पॉइंट्स बिल्कुल ही उल्टे हैं इसको लेकर। जो पियाजे हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि पहले हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेके उसका थॉट बनता है, उसका स्कीमा बनता है, फिर हम उसको बोलते हैं।
तो पहले हम अपने मन में किसी चीज के बारे में पूरा क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं अच्छे से, और जब हमें पता चल जाता है वो क्या है तो हम उसको कोई वर्ड देते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बच्चों का कि पहले वो अपने मन में एक मेंटल स्कीमा बना लेते हैं कि मदर क्या चीज़ होती है, जैसे उससे रिलेटेड चीज़ें समझने लग जाते हैं कि मदर वो होती है जो हमारी केयर करती है, फिर उसके बाद वो हमें खाना देती है, मतलब उसको बच्चे को पहले ये समझ में आता है कि मदर क्या चीज़ है। फिर वो बोलना शुरू करता है, उस मदर को बुलाना शुरू करता है, जैसे मम्मा बोलना शुरू करता है। तो ये प्याजे कहते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसके बाद हम उनके लिए वर्ड्स ढूंढते हैं। इन जनरल जैसे इनके कहने का मतलब ये है कि हमने इतनी सारी चीज़ों के नाम जो रखे हैं वो पहले हमने उनके बारे में सोचा है कि वो किस काम के हैं, उनका क्या मतलब है, फिर हमने उनका नाम रखना शुरू किया है, जो कि ठीक भी लगता है कभी कभार, क्योंकि नई नई चीज़ें आती हैं उसमें हम नए नए नाम रखते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि पहले थॉट्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, थॉट्स बनते हैं, फिर हम उसका नाम उसको लैंग्वेज में चेंज करते हैं। पियाजे ये भी कहते हैं जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बचपन में अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अंदर ही अंदर बना रहे होते हैं। वो छोटे बच्चे अकेले में अपने आप से बातें करते हैं, आपने देखा ही है, वो अपने आप खेल रहे होते हैं अकेले बैठ के, तो वो बोलते रहते हैं खेलते खेलते कि ये मेरी डॉल है, मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, इस टाइप से। तो उसको ये बोलते हैं कि ये उनका तरीका होता है ईगोसेंट्रिक, इसको ईगोसेंट्रिक बोला हुआ है। ईगोसेंट्रिक मतलब किसी और से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो ईगोसेंट्रिक वे होता है अपने आप से बात करने का, उनको किसी और की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप से ही बात करते हैं। और अगर उनको आप किसी ग्रुप में भी बिठा दो, 4-5 बच्चे एक साथ भी बिठा दो, 2-3 साल के जो होते हैं, तब भी वो अपने अपने आप से ही खेलेंगे, अपने आप से, एक दूसरे से बात थोड़ी ना करेंगे बच्चे। तो देखा ही है वो एक दूसरे से बात कहाँ करते हैं, बहुत कम होता है कि वो अकेले अकेले अपने आप ही खेल रहे होते हैं। तो जब एक साथ बैठे होते हैं तो भी वो अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, तो उसको उन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग बोला है। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे अपने आप से ही बात करते हैं, और ये थोड़ा सा जो है ये इसलिए करते हैं कि वो अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाते हैं तो वो उनको लैंग्वेज में बोलना यूज करना शुरू कर देते हैं। तो पहले जब अपने आप से बात करते हैं तो बहुत ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब एक तरीके से वो अपने व्यू पॉइंट के बारे में अपने आप से बात कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होकर जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो फिर वो सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ईगोसेंट्रिज्म कम हो जाता है, तो सोशल स्पीच स्टार्ट हो जाती है फिर, और नॉन सोशल स्पीच कम हो जाती है। नॉन सोशल मतलब जो अकेले में बात कर रहे थे। अब ये तो एक साइड थी इस डिबेट की। दूसरी साइड है जो वाइगॉट्स्की बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ही इससे ऑपोजिट, एक एक पॉइंट इससे ऑपोजिट बोला हुआ है उन्होंने। वाइगॉट्स्की ने बोला है कि पहले लैंग्वेज बनती है, फिर उसके थॉट्स क्रिएट होते हैं। पहले लैंग्वेज होती है, फिर उससे हमारे थॉट्स बनते हैं। और इतना ज़्यादा वाइगॉट्स्की एक्चुअली इतना ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर रहा है। वाइगॉट्स्की ने इसको साइमल्टेनियस ही लिया है, उन्होंने एक साथ ही लिया दोनों चीज़ों को, कि लैंग्वेज और थॉट्स दोनों एक साथ ही होते हैं और इससे हमारी डेवलपमेंट होती है। फिर भी इन्होंने पियाजे को तो अपोज ही किया है। उन्होंने पियाजे को तो बिल्कुल ही वो नहीं किया कि हाँ कॉन्सेप्ट बनेगा फिर लैंग्वेज, इस चीज़ को तो रिजेक्ट कर दिया था। पर ये कहते थे कि लैंग्वेज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बनते हैं और ये डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। So he theorized that language actually helped develop concepts and that language could also help the child to learn control behavior। और ये जो ऊपर पियाजे ने बात की थी कलेक्टिव मोनोलॉग की, या जो ऊपर बात कर रहे थे उसकी, अपने आप से जो बात करते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कर रहे थे पियाजे, उसी चीज़ को वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि ये उनकी प्राइवेट स्पीच होती है। ये वो अपने आप से बात कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत मतलब वो चीज़ है खराब चीज़ है, नहीं होनी चाहिए और बाद में रिड्यूस हो जाती है। ये सिर्फ उनका एक तरीका होता है अपना बिहेवियर कंट्रोल करने का। वो अपने आप से बात करते हैं, जब ये प्राइवेट स्पीच करते हैं बच्चे, तो उससे वो अपना बिहेवियर कंट्रोल करना सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि मुझे सामने वाले से कैसे बात करनी है, उससे उनको सोशली बिहेव करना आता है। वो ये बोलते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब ये प्राइवेट स्पीच करनी चाहिए उनको और ये अच्छी चीज़ होती है। जबकि वो पियाजे बोल रहे थे कि बड़ी इगोसेंट्रिक होती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये वाइगॉट्स्की थोड़ा उल्टा ही बोल रहे हैं उनसे। द लैंग्वेज कुड हेल्प ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड टू लर्न कंट्रोल बिहेवियर इंक्लूडिंग सोशल बिहेवियर। तो कहते हैं वो प्राइवेट स्पीच से अपना सोशल बिहेवियर इम्प्रूव करना सीखते हैं।
और जैसे पहले वो एक वर्ड सीखते हैं बोलना, जैसे अपनी मदर को बुलाना सीखते हैं पहले मम्मा, उसके बाद उससे रिलेटेड चीजें बनाते हैं कि वार्म, सॉफ्ट, फूड, सेफ्टी, के मम्मा है तो वो ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है। और egocentric स्पीच की तो बात हो रही थी, तो Vygotsky also believed that egocentric speech of the preschool child was actually a way for the child to form thoughts and control actions। तो वो जो egocentric speech है या फिर जो प्राइवेट स्पीच बोलते हैं ये Vygotsky उसको, कि ये तो एक तरीका है उसका अपने माइंड में थॉट्स बनाने का और अपने एक्शंस को कंट्रोल करने का। तो ये तो एक अच्छी चीज है। द प्राइवेट स्पीच वॉज अ वे ऑफ चिल्ड्रन टू प्लान देयर बिहेवियर। तो वो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो आगे क्या करेंगे और ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं अपने माइंड में, अपने बोल बोल के। तो इसलिए ये अच्छी चीज है जो उनको करनी चाहिए, तभी वो सोशलाइज करना सीखते हैं और दूसरों के सामने कैसे बिहेव करना है ये सीखते हैं। एंड Vygotsky believed that private speech would eventually increase as children become more socially active in the preschool years। और ब्याजे कह रहे थे कि ये धीरे धीरे बंद हो जाती है ये जो स्पीच होती है उनकी, लेकिन Vygotsky कह रहे हैं ये तो धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। प्राइवेट स्पीच उनकी और ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो और ज्यादा अपने आप से बात करते हैं, लेकिन अंदर अपने मन में करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हम लोग भी हैं, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम अपने आप से अंदर ही अंदर बात कर रहे होते हैं, बाहर आवाज नहीं आ रही होती, लेकिन होती वो प्राइवेट स्पीच ही है। उसको फिर Vygotsky ने बोल दिया कि उसको आप इनर स्पीच कहोगे फिर, क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रही होती। बच्चों की प्राइवेट स्पीच फिर भी सुनाई देती है, लेकिन इनर स्पीच नहीं सुनाई देती। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भी वो बात करते हैं अपने आप से, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे होते हैं। तो ये व्यू पॉइंट भी ठीक लगता है, क्योंकि ये तो हम भी फील करते हैं कि कभी हम ज्यादा परेशान होते हैं तो हम अपने आप से एक बात कर रहे हैं, अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। तो Vygotsky कह रहे हैं कि जब उन्हें लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो वो सोचेंगे कैसे, जब उनके अंदर थॉट्स ही नहीं होंगे तो वो बताओ अपने आप से अंदर कैसे सोच के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए लैंग्वेज का पहले आना जरूरी है, ताकि वो उस चीज को अपने माइंड में बोल बोल के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो दोनों का ही उल्टा व्यू पॉइंट है बिल्कुल ही, पियाजे और Vygotsky का। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये डिबेट है लैंग्वेज में, इस चीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर आते हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है यहाँ पे, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस इस थ्योरी से लिया गया है जो सैपिर और वॉफ हाइपोथेसिस थ्योरी है, इसके अंदर से ये उठाया हुआ है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। अब रिलेटिविटी मतलब दो लैंग्वेजेस को आपस में रिलेट कर रहे हैं। और ये टॉपिक है, ये कैसे शुरू होता है कि अगर आप खुद सोचो कि अगर आपको बोला जाए कि क्या आप इंग्लिश के हर एक वर्ड को हिंदी में एज इट इज ट्रांसलेट कर सकते हो, कभी ऐसा नहीं होता कि आप अटक जाते हो कि इसकी तो सेम ट्रांसलेशन मिल ही नहीं रही है। या फिर जो फीलिंग्स आपकी हिंदी में लिखी हुई हैं कविता में, जिस चीज में, गाने में, क्या वो एग्जैक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती है? तो यही होती है रिलेटिविटी, कि आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से रिलेट नहीं कर पाते हो, बहुत मतलब सिमिलर नहीं हो पाता है, फीलिंग्स चेंज हो जाती है, कई बार उसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो आती है इसको लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस बोला है, जो कि सैपिर और वॉर्फ ने ही ये चीज के बारे में बात की थी। और वन ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ दिस व्यू इज सैपिर वॉर्फ हाइपोथेसिस। जिन्होंने डेवलप की थी उनका पूरा नाम है एडवर्ड सैपिर और उनके स्टूडेंट है बेंजामिन ली वॉर्फ। Hypothesis assumes that the thought processes and concepts within any culture are determined by the words of that culture। ये कहते हैं कि जिस कल्चर की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से सबकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लैंग्वेज की वजह से बन रही है थिंकिंग, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थॉट प्रोसेसेस बदल जरूर जाते हैं। अलग अलग कल्चर में अलग अलग जो लैंग्वेज होती है उस वजह से लोग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। It has come to known as linguistic relativity hypothesis, meaning that thought processes and concepts are controlled by language। कि जितने भी हमारे thought processes हैं लैंग्वेज से कंट्रोल होते हैं। तो जिस कंट्री में अलग लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे चीज़ों को अलग नाम से बोला जाता है, तो उनका उस जगह का चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बिल्कुल अलग तरीके से होता है उनकी लैंग्वेज की वजह से। अब अगर एक सिंपल सा ही वैसे ले लो, आप गॉड के बारे में ही ले लो। बाहर की कंट्रीज में वो गॉड एक मानते हैं, यहाँ पे हम लोग गॉड को
काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स में देखते हैं, बहुत अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो उसी से हमारा एक नज़रिया गॉड की तरफ बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू जो बाहर के लोग हैं उनका। तो ये खाली सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे गॉड को हमने बहुत सारे नाम दिए हुए हैं और जेंडर्स भी दिए हुए हैं, बहुत सारे मेल गॉड्स भी हैं, फीमेल गॉड्स भी हैं। बाहर वालों के लिए गॉड खाली एक कॉन्सेप्ट है गॉड का, उन्होंने उस चीज़ को कोई नाम या कोई ऐसा जेंडर नहीं दिया है। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है गॉड को लेके एज कम्पेयर टू इंडियंस एकदम डिफरेंट है। तो ये एक ऐसे सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज हुई हैं इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा अभी हम देखेंगे इसमें। So one of the most famous example used by Wolff to support this idea was that of Inuits, Native Americans living in Arctic। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था इन लोगों का। वो कहते हैं कि दे हैव मैनी वर्ड्स फॉर स्नो। स्नो के लिए उनके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। स्नो मतलब जो बर्फ होती है, वो उसको काफी सारे नामों से बुलाते हैं। One estimate was 23 different words, whereas other estimates have ranged in hundreds। के मतलब कम से कम 100 के आसपास उनके पास नाम है खाली स्नो को ही बोलने के लिए। तो मतलब वो स्नो को इतने अलग अलग तरीके से देखते हैं, जो कि हमारे लिए खाली एक स्नो एक बर्फ टाइप की चीज़ है, लेकिन हो सकता है स्नो उनके लिए काफ़ी अलग चीज़ें इंडिकेट करती हो। तो इस तरीके से लैंग्वेज की वजह से क्या हुआ, उनका थॉट अलग हो गया स्नो के लिए। कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे there have been numerous studies by other researchers। For example, in one study, researchers assumed that a language color names would influence the ability of the people who grew up with that language to distinguish among perceived colors। तो जैसे हम लोगों को कलर के काफ़ी सारे डिफरेंट नाम पता है, उसमें भी कितनी सारे शेड्स और टिंट्स होते हैं जिनके नाम हमें पता होते हैं, लेकिन कभी किसी कल्चर में हो सकता है कि वो कलर को सिर्फ एक ही नाम से बुलाते हो या दो ही नाम से, तो उनके लिए कलर का परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ऐसे कुछ है भी ट्राइब्स, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। आई थिंक ये दिया हुआ है, द मेंबर्स ऑफ दानी ट्राइब हु हैव ओनली 2 नेम फॉर कलर्स। ये इनके जो दानी ट्राइब है, इनमें कलर्स के 2 ही नाम है, एक है ब्राइट और एक है डार्क। 2 ही नाम से बोलते हैं कलर्स को। तो या तो उनके लिए कलर ब्राइट होता है या उनके लिए कलर डार्क होता है। तो लेकिन अब उनका परसेप्शन तो डिफरेंट हो गया कलर्स के लिए। हमारे लिए तो कलर बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस थी स्टडी की इस चीज़ के ऊपर, की हाइपोथेसिस के ऊपर। इस वाले कॉन्सेप्ट को कॉग्निटिव यूनिवर्सलिज्म बोला गया है। कॉग्निटिव यूनिवर्सलिज्म मतलब कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सल एंड दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है और वो ही हमारी लैंग्वेज को वो करते हैं, डेवलप होने में इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें और मेन चीज ये थी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, एक स्टडी करी हुई है, एक और स्टडी में डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्योंकि प्रूवन नहीं है इतना ज़्यादा ना, तो इसको थोड़ा सा समझने में भी हमें थोड़ा सा और लगता है, क्योंकि ये एक्चुअली इतना इसका प्रूफ साइंटिफिकली है नहीं। द पिक्चर, इसमें एक जो स्टडी करी हुई है, इन वन स्टडी रिसर्चर्स शोड पिक्चर्स ऑफ 2 एनिमल्स टू प्री स्कूल चिल्ड्रन। 2 एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई प्री स्कूल बच्चों को। पिक्चर किस किस की थी, एक बर्ड था फ्लेमिंगो, एक था बैट। ठीक है, उनको बोला फ्लेमिंगो जो है वो अपने बेबी को मैश करके खाना खिलाता है और बैट उनको दूध पिलाता है अपने बेबी को। फिर उसके बाद उनको एक पिक्चर सबको दिखाई गई ब्लैक कलर के बर्ड की, जो बैट की तरह दिख रहा था, मतलब क्योंकि वो ब्लैक था इसलिए वो बैट की तरह दिख रहा था। आधे बच्चों ने बोला कि वो ब्लैक बर्ड जो है वो एक बर्ड है, और हो सकता है उन्होंने उसको बोल दिया हो कि वो है बैट है, और आधों ने बोल दिया कि ये फ्लेमिंगो लग रहा है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन वर टोल्ड दैट दी ब्लैक बर्ड वाज अ बर्ड बोला था, तो एक्चुअली में फ्लेमिंगो बर्ड है यहाँ पे, while the other children were not, और बाकियों को ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो बर्ड है क्या है। When asked how the black bird fed its baby, फिर पूछा अच्छा बताओ ये अपने बेबी को कैसे खाना खिलाता होगा। तो जिन बच्चों को बोला था कि वो बर्ड है, उन्होंने बोला कि अपने बेबी को मैश करके खाना खिलाता है।
क्यों? क्योंकि उनके माइंड में वो बर्ड से फ्लेमिंगो याद आ गया। ठीक है। एंड जिन बच्चों को नहीं बताया था कि वो क्या है, इंडिकेटिंग देन वर्ड दी, हाँ, जिन बच्चों को ये चीज नहीं बताई थी उन लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि वो उसको बेबी को मैश करके खाना खिलाता है। तो ये एक स्टडी है, थोड़ा बहुत जहाँ पे दिखाया है कि उन्होंने उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया बर्ड का, तो उन्होंने उसको फ्लेमिंगो के साथ जोड़ दिया, उस कैटेगरी में डाल दिया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम एक हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होता है, हम कैटेगरी में डाल देते हैं उठा के, और फिर हम सोचते हैं कि जो उस कैटेगरी के लोग कर रहे हैं फिर वो भी वैसे ही करेगा। तो यहाँ बच्चों ने उस बर्ड को उस कैटेगरी में डाल दिया फ्लेमिंगो के, और बोल दिया कि उसकी तरह ही खाना खिलाता है। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि भाई लैंग्वेज की वजह से थॉट्स हमारे बन रहे हैं, इसका मतलब तो ये है। तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा चलती है कि लैंग्वेज की वजह से थॉट्स बनते हैं, थॉट्स की वजह से लैंग्वेज बनती है, इस टाइप से। सो रिसर्च कंटिन्यूज, रिसर्च चलती है अभी भी इस चीज़ पे। जैसे नेचर वर्सेस नर्चर का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लैंग्वेज वर्सेस थॉट का भी टॉपिक जो है चलता ही रहता है। कितनी रिलेटिविटी है लैंग्वेज की थॉट से, ये रिसर्च चलती रहती है। किसी और लैंग्वेज में कहते हैं कि टाइम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है, वो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट को अलग तरीके से बोलते हैं। हमारे इंग्लिश और हिंदी में फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट को हम बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ हैं, लेकिन एक स्टडी ऐसी मिल जाती है जो एक थॉट को सपोर्ट करती है, तो दूसरी ऐसी मिल जाती है जो दूसरे थॉट को सपोर्ट करती है। तो पर्टिकुलरली ऐसी कोई थ्योरी ऐसी नहीं आई है जिसने सब चीज़ को बिल्कुल ही वो कर दिया और बोल दिया हो कि ये चीज़ फाइनल है। फिर एनिमल्स के बारे में बोला हुआ है कि एनिमल्स में लैंग्वेज का क्या है। तो बेसिकली पहले तो चॉम्स्की ने बोल ही दिया था कि एनिमल्स के अंदर कोई ऐसा इननेट एबिलिटी नहीं है लैंग्वेज सीखने की, और वो जो भी सीखते हैं वो शेपिंग के थ्रू, रीइंफोर्समेंट के थ्रू। हाँ, वो कम्युनिकेट जरूर करते हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जैसे बीज होती है, डांस करके कम्युनिकेट करती है। स्नेक होता है, रैटल स्नेक, वो साउंड बना के कम्युनिकेट करता है। डॉग ग्राउल करके कम्युनिकेट करता है। वो एक दूसरे को अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, बट उनके अंदर लैंग्वेज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में एलेक्स पैरेट की बात की थी, हम उनको थोड़ा बहुत रीइंफोर्समेंट से सिखा जरूर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सिंटैक्स का यूज नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि लैंग्वेज वो इमिटेट करके, कॉपी करके वो साउंड निकालना सीख जाए, लेकिन सिंटैक्स का यूज नहीं कर सकते कि उनको समझ में आ जाए कि कौन सी ग्रामर कहाँ लगानी है, एक्टिव वॉइस कैसे बनाना है, पैसिव वॉइस, वो चीज उनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। ये चीज क्योंकि चिंपांजीज को माना जाता है ना कि ह्यूमन चिंपांजी से इवॉल्व हुए हैं। चिंपांजीज के ऊपर भी ये स्टडी करके देख चुके हैं कि अगर ह्यूमंस चिंपांजी से इवॉल्व हुए हैं तो हो सकता है चिंपांजीज के अंदर ये एबिलिटी हो। पर उनके ऊपर भी जो स्टडी हुई है उसमें यही पता चला है कि वो वर्ड्स लर्न जरूर कर लेते हैं। एक ये चिंपांजी है जैसे कांजी, इसको 150 वर्ड्स इंग्लिश के याद तो करा दिए थे, उस पर वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा था, बट ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो ग्रामर यूज कर सके इंग्लिश की। तो यहाँ पे आपका ये लैंग्वेज वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद ये समरी ये देख लेते हैं इस टॉपिक की। तो लैंग्वेज एनालिसिस में हमने ग्रामर पढ़ा पहले। ग्रामर में बोलते हैं चॉम्स्की के हमारे अंदर ग्रामर के रूल सीखने के लिए ऑलरेडी एक इनबॉर्न वो होता है, डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सिंटैक्स जो कंबाइन वर्ड करने के रूल होते हैं। मॉर्फीम्स होते हैं जो उसके वर्ड के टुकड़े होते हैं जिनको ज्वाइन करके वर्ड्स बनते हैं। फोनीम्स होते हैं जो उनके साउंड होते हैं अलग अलग तरीके से यूज करने के। और प्रैग्मेटिक्स होते हैं कि हम सोशली कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे उसमें टेकिंग टर्न्स आता है। टेकिंग टर्न मतलब जैसे सामने वाला बोल रहा है तो उसके खत्म होने के बाद आप बोलो, लेकिन जनरली बहुत बार ऐसे होता है कि लोग बीच में ही बोल पड़ते हैं आधी बात काट के। तो जेस्चर्स का यूज करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकिंग यूज करो, कभी वॉइस ऊपर करके कभी नीचे करके। फिर लैंग्वेज और थॉट की डिबेट में हमने पढ़ा कि क्या लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है थॉट को कि थॉट इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज को। इसमें वाइगॉट्स्की और पियाजे दोनों के ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एक दूसरे से ऑपोजिट है। पियाजे बोलते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट बनते हैं, स्कीमा बनते हैं, तब लैंग्वेज डेवलप होती है। वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट जो है साथ में ही डेवलप होते हैं, लेकिन फिर भी लैंग्वेज के बाद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बच्चों को। तो ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस भी हमने पढ़ा था, जिसमें सैपिर और वॉर्फ ने ये बोला कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग कल्चर में लोगों का कॉन्सेप्ट ही अलग अलग कर देती है, थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका ही बदल देती है। और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे यूनिवर्सल होते हैं जो सारी लैंग्वेजेस को
अफेक्ट करते हैं, जिसको हमने बोला कॉग्निटिव यूनिवर्सलिज्म। फिर एनिमल्स में देखा गया कि वो कम्युनिकेट जरूर करते हैं, लेकिन लैंग्वेज यूज उनका जो है वो उस तरीके का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज लेवल वो सीख पाते हैं, बोलने की बात नहीं हो रही है, खाली वर्ड्स वगैरह जो कॉपी कर लेते हैं वो 3 ईयर ओल्ड ह्यूमन की तरह कर पाते हैं, उससे ऊपर वो नहीं कर पाते। सिंटैक्स में तो बिल्कुल ही नहीं। तो इस तरीके से ये टॉपिक था लैंग्वेज का। इससे रिलेटेड क्विज भी है, डिस्कस कर लेते हैं। द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो अभी हमने देखा कि कंबाइनिंग करने का सिस्टम ऑफ वर्ड्स का क्या है, सिंटैक्स। ग्रामर इंक्लूड्स ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो ग्रामर में क्या क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती, ये पूछ रहे हैं। इंक्लूड्स ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो टोन, साउंड, ऑर्डर और मीनिंग, क्या चीज ग्रामर के रूल में आती है। तो टोन तो हमने इंटोनेशन देखा उसमें आती है, प्रैग्मेटिक में आती है, तो आई थिंक ये इसका आंसर होगा कि टोन इसमें नहीं आती, बाकी सब चीजें ग्रामर के रूल में आ जाती है। फिर द साउंड ऑफ लेटर बी, जेड, सी एंड डी आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो जो साउंड है वो क्या होते हैं, फोनीम्स होते हैं। अब यहाँ पे साउंड का ही आप ले लो कि जेड है, जैसे हम लोग इंडिया में जेड बोलते हैं, बाहर वो लोग इसको जी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी एक फर्क आ जाता है। फिर द दानी ट्राइब जो हमने बात की थी कलर वाली, हैव ओनली 2 words for color yet they can distinguish between many different colors. This finding supports the language theory of ये कह रहे हैं कि उस ट्राइब में 2 ही तरीके से कलर को बोला जाता है, ब्राइट और डार्क, लेकिन फिर भी वो कलर के बीच में डिफरेंस तो पहचानते हैं। तो ये जो कलर के बीच में डिफरेंस पहचान रहे हैं, ये किसने बोला था, एक बार देख लेते हैं। हमने ये नाम शायद मिस कर दिया ऊपर। तो दानी ट्राइब की बात हो रही थी, तो ये रॉश हाइडर, ओके, रॉश हाइडर की फाइंडिंग ये थी कि चाहे कलर के नाम उनके 2 ही हैं, ब्राइट और डार्क, लेकिन फिर भी उन्हें ये फर्क तो पता चल जाता है कि कलर जो है वो अलग अलग है। तो आई थिंक यहाँ पे आंसर यही आना चाहिए, बट उन्होंने उनके नाम नहीं रखे हुए हैं कलर्स के। द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज प्रोड्यूस बाय एनिमल्स कैन नॉट येट कंपेयर टू अ लेवल अचीव बाय। तो कितने लेवल तक ही वो लोग इतना कर पा रहे हैं, तो वो 3 ईयर ओल्ड अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है यहाँ पे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप पॉज करके रीड कर लो या नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इसको लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर्स हैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो हमने पढ़ा। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इससे भी क्लियर हो जाएंगी ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के। तो ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक